तो कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस आप बना लिए हैं। तो कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस का मतलब क्या है? कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस कैसे बना लिया हमने कि एक डीएनए तो पहले से तैयार है जो हमारे पास था, और एक हमने प्रॉप तैयार कर ली जो हमने बाहर से तैयार की है। दोनों को ऐड कर लें। ऐड करने पर अगर दोनों मिल जाते हैं आपस में, कॉम्प्लीमेंट्री समझ रहे ना कि उल्टा सीधा होगा। मेरे पास ए तो आपके पास टी, मेरे पास जी तो आपके पास सी, मेरे पास सी तो आपके पास टी, मेरे पास जी, ऐसा उल्टा उल्टा होगा। ठीक, अब इनको जब जोड़ लेते हैं, अगर ये जुड़ जाता है, पूरा जुड़ जाता है, तो इसको देखना भी पड़ेगा, इसको देखना भी पड़ेगा। तो देखने के लिए हम यूज क्या करते हैं? देखने के लिए हम एक मशीन का यूज करते हैं। देख लें इस मशीन का क्या नाम है। यहां से आप मशीन का यूज करेंगे बेटा, मशीन। आप यहां एक मशीन का यूज करते हैं जिसे आप क्या कहेंगे? ये मशीन को बोलते हैं रेडियोग्राफी मशीन। इसे बोलते हैं रेडियो और ग्राफी, रेडियोग्राफी मशीन, रेडियोग्राफी मशीन। आपको दिख पा रहा होगा रेडियोग्राफी मशीन। तो रेडियोग्राफी मशीन में क्या होगा? मान लीजिए ऐसे करके है और ये आपका डीएनए बनकर तैयार हुआ, ऐसे और ऐसे, और यहां बीच में इसके ये तैयार है। तो यहां से लाइट देगा, इसको क्या देगा? लाइट देगा, और लाइट देने पर ये विजुअलाइज हो जाता है, विजिबल हो जाता है, ये विजिबल हो जाता है। तो विजिबल होगा तो आपको दिखाई देगा कि भाई जो सामने जो डीएनए है वो वाकई पूरे अच्छी तरीके से जुड़ चुका है। तो आप इसको समझ लें। बात समझ में आ गया? ये कंप्लीट प्रोसेस होता है साउदर्न ब्लॉटिंग टेस्ट का। ठीक है, आप साउदर्न ब्लॉटिंग टेस्ट को इस तरीके से समझेंगे। एक बार फिर रिपीट कर लें बेटा कि साउदर्न ब्लॉटिंग टेस्ट यूज करते हैं डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में, और डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के साथ इसमें मैक्सिमम अमाउंट लेते हैं डीएनए का। और जब साउदर्न ब्लॉटिंग टेस्ट करते हैं तो डीएनए को डिटेक्ट किया जाता है कि वो डीएनए प्रॉप के साथ जुड़ सकता है कि नहीं जुड़ सकता। अगर जुड़ेगा तो डिसीज पता कर लेंगे, अगर नहीं जुड़ेगा तो डिसीज नहीं पता होगा। अगर आपके डीएनए का सीक्वेंस मेरे डीएनए के सीक्वेंस से मिल गया तो मतलब हम दोनों का डीएनए एक है। लेकिन मैं मान लीजिए कोई पैथोजन हूं और आप पर्टिकुलर, मैं पैथोजन हूं, मान लीजिए मैं एक वायरस हूं, तो बड़ा अच्छा लगता है वायरस सुनने में कि मैं वायरस हूं, क्योंकि बायोटेक्नोलॉजी के अंदर वायरस होना अपने आप में बड़ी बात है। मान लीजिए कि मैं एक वायरस हूं और आप क्या हैं? आप एक स्टूडेंट हैं और स्टूडेंट का डीएनए है। तो मेरा अपना खुद का वायरस, मैं वायरस और मेरा खुद का एक नाइट्रोजनस बेस सीक्वेंस होगा, और आपके और मेरा सीक्वेंस क्या हो गया? मिल जाता है। तो हमें ये पता चलेगा कि हम दोनों मिलकर कुछ काम कर सकते हैं, हम दोनों मिलकर कुछ काम कर सकते हैं। तो क्या कर सकते हैं? मैं पहले आपको बीमारी करूंगा, फिर आपके माध्यम से सबको बीमारी करूंगा। यही प्रोसेस कहां हो रहा है? यही प्रोसेस हो रहा है कोविड-19 के केस में, कि पर्टिकुलर वायरस का अपना खुद का नाइट्रोजनस बेस सीक्वेंस और इंसान का नाइट्रोजनस बेस सीक्वेंस सेम हो जाते हैं। जब वो कॉम्प्लीमेंट्री सेम हो जाते हैं, मान लीजिए मेरे पास ए तो आपके पास टी, मेरे पास जी तो आपके पास सी, उल्टा सीधा होगा, उल्टा सीधा से कॉम्प्लीमेंट्री कहते हैं। ऐसा मिलना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि ए बी सी डी, ऐसा नहीं होगा, उल्टा सीधा होता है। तो ये अगर चलता रहेगा कॉन्टिन्यूसली तो आप समझ लें कि ये बीमारी लंबे स्तर पर चलेगी। उसे म्यूटेशन कहते हैं। म्यूटेशन किसने बताया था? बार बार इसलिए रिपीट करते हैं जिससे आपको समझ में आए। ये बताता है ह्यूगो दी ब्रीस। जब पढ़ाएंगे तो डेफिनेटली बताएंगे। ये हमने किया। अब इसको जब समझते हैं तो हमारे पास क्या है? तो हमने सेल लिया, सेल से डीएनए लिया, डीएनए के टुकड़े किए, टुकड़े कर उसके पीसीस किए, पीसीस से अब मुझे लगा कि यही डीएनए ठीक है, तो उस डीएनए को सिलेक्ट कर लिया। सिलेक्ट करने के बाद अगर उस जेल में उसको डाला तो मॉलिक्यूलर वेट के अकॉर्डिंग ऊपर डीएनए बड़े और नीचे डीएनए छोटे। यहां से डीएनए के 2 पीसीस किए तो अलग अलग हो जाते हैं, उसे डीनेचुरेशन कहते हैं। और डीनेचुरेशन अब याद कीजिए, पहले पढ़ चुके हैं, 95 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर दिया जाता है डीनेचुरेशन प्रोसेस में। एल्काली सॉल्यूशन इसलिए डाला बिकॉज एक डीएनए का 2 हेलिक्स होते हैं, वो बढ़ जाएं और अलग हो जाएं। अलग होने पर हमने एक बॉक्स लिया, इसे आप बफर टैंक कहते हैं, इसे आप बफर टैंक कहेंगे। और बफर टैंक पे बफर सॉल्यूशन मीथेनॉल का होता है, और मीथेनॉल से हम इसमें स्पॉन्ज रखते हैं। स्पॉन्ज के ऊपर हम रखते हैं बाकायदा एक ये ट्रे उठाकर इसके ऊपर रखेंगे। उसके ऊपर फिर हमारे पास नायलॉन की मेम्ब्रेन होगी, कुछ फिल्टर पेपर होंगे और कुछ वेट होगा। ऊपर से दबाव होगा, नीचे से जो बफर सॉल्यूशन ऊपर की ओर जाता है, बिकॉज स्पॉन्ज इस पर्टिकुलर सॉल्यूशन को पी लेती है, ड्रिंक कर लेती है, उसको एब्जॉर्ब कर लेती, सोख लेती है। तो डीएनए ऊपर आ जाता है। इस डीएनए के ऊपर आने पर तो हम क्या करेंगे? इस पर्टिकुलर नायलॉन मेम्ब्रेन को उठा लेंगे। नायलॉन मेम्ब्रेन को आप कुछ हीट देंगे। हीट देने के बाद डीएनए उसके ठीक ऊपर पेस्ट हो जाता है, और पेस्ट होने के बाद हम आगे चलेंगे। पेस्ट होने के बाद हम क्या करेंगे? ट्रे में डाल लेंगे उस पर्टिकुलर मेम्ब्रेन को। उसके साथ में हम क्या करते हैं? प्रॉप और मेम्ब्रेन को अटैच करते हैं। तो हमने कहा जो ग्रीन कलर का है वो मेम्ब्रेन है, और जो आपके पास जो नाइट्रोजन बेस सीक्वेंस है कॉम्प्लीमेंट्री नाइट्रोजन बेस सीक्वेंस, उसे प्रॉप कहेंगे। ये दोनों जुड़ जाते हैं, और जुड़ने के बाद अपने डिजायर्ड डीएनए जो हमने तैयार किया अभी
टेक्निक से उसको जोड़ देंगे। अगर ये जुड़ जाते हैं तो समझ लीजिए हमें डिसीज का पता चल जाता है कि हाँ डीएनए हमारा जो पेशेंट है, या कह दें कि सामने वाले का डीएनए फिंगरप्रिंट और जहां मिला है वहां का डीएनए फिंगरप्रिंट दोनों मैच कर रहे हैं। अगर ये दोनों मैच कर रहे हैं तो क्या होगा, पता चल जाएगा कि सामने वाला चोर है। सामने वाला चोर है जो आपके पास सस्पेक्ट होता है, जो एविडेंस होते हैं उस एविडेंस को सस्पेक्ट के साथ मिलाते हैं। एविडेंस क्या था, मान लीजिए कहीं से डीएनए मिला और फिर सस्पेक्ट के साथ मिला दिया। सस्पेक्ट मतलब जिस पर आप, जो संदिग्ध था, मतलब जिसके साथ आपको लगा कि भाई यहां से मिला है मुझे कोई पर्टिकुलर मुझे केस मिला और इस केस को ऐसे करके सॉल्व कर सकते हैं। तो ये आपको समझ में आया। बहुत यूजेस हैं बेटा डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के। आप इसके थ्रू ब्रीड ऑफ कैटल्स, मवेशियों की ब्रीड को पता कर सकते हैं, या कोई व्यक्ति मिस है, हाँ मिसिंग पर्सन है, उसका पता कर सकते हैं। अपनी पर्टिकुलर कोई ब्रीड है, हाँ उसका एवोल्यूशन पता कर सकते हैं। ह्यूमन का एवोल्यूशन पता कर सकते हैं, ह्यूमन कैसे एवोल्यूट हुआ है। पिछले कुछ साक्ष्य मिल जाते हैं, कुछ एविडेंस मिल जाते हैं, तो उनको अब के एविडेंस से मिला लेते हैं तो पता चलता है कि सेम है। तो ये पता चलेगा कि पर्टिकुलर ब्रीड और ये नई वाला जो ब्रीड है दोनों एक ही ब्रीड है। ठीक है, और भी कुछ हैं, जैसे कुछ क्रिमिनल केसेस में इसका यूज किया जा सकता है, और जो क्रिमिनल केसेस हैं उनको सॉल्व करने में यूज कर सकते हैं, और इससे टेररिज्म बंद किया जा सकता है। तो टेररिज्म बंद करने के लिए भी एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट चलाया गया था, यूडीआई, जैसे आप जानते हैं 2010 में यूडीआई आया था। यूडीआई का मतलब क्या है कि आपकी खुद की जो निजी, हाँ आपकी जो खुद की निजी औन जो आपकी पहचान है, आइडेंटिफिकेशन। तो आपको याद होगा कि 2010 और 2015 के बीच में एक क्रांति आई थी, रेवोल्यूशन। उसमें क्या था कि पहले तो आपके पास आइडेंटिफिकेशन कार्ड हुआ करते, जिसे हम वोटर आईडी कार्ड कहते हैं। तो वोटर आईडी कार्ड के बाद हमने फिर आधार कार्ड पे अप्लाई किया। तो आधार कार्ड जो है आपके 2010 और 15 के बाद से आए हैं। उसके बाद फिर डीएनए फिंगरप्रिंटिंग प्रोसेस आई। तो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग प्रोसेस जो है हमारे इंडिया में 1918 में जाकर इसको इंक्लूड कराया गया था। 1988 और 1989 में इसको इंक्लूड कराया। आपको याद भी होगा हमने समझाया था कि 1988 में तो केवल डेवलप हुआ था, ये अथॉरिटी मिली थी इंडिया में, लेकिन इंप्लीमेंट कराया गया था 1989 में। लेकिन 85 में इसको इनबिल्ट कर लिया गया था। ये ब्रिटेन में किया गया था, हमने बता दिया था आपको। ये बात समझ लें आप। तो यहां से साउदर्न ब्लॉटिंग टेस्ट कंप्लीट समझ में आ जाता है। सेकंड हमारे पास क्या है, सेकंड वन यू हैव दी, हम बहुत आराम से पढ़ा रहे हैं। रीजन, यदि इन टेक्निक को हम तेज पढ़ा दें तो आपके दिमाग के ऊपर से जाने वाली है, और हम ऐसा नहीं चाहते। सेकंड वन यू हैव दी नॉर्दर्न ब्लॉटिंग टेस्ट। आराम से देखते रहे, नॉर्दर्न ब्लॉटिंग टेस्ट। तो नॉर्दर्न ब्लॉटिंग टेस्ट क्यों करते हैं, देख लें। नॉर्दर्न ब्लॉटिंग टेस्ट किया जाता है जस्ट फॉर डीएनए डिटेक्ट किया जाता है एक, और दूसरा क्या करेंगे, वी कैन डिटेक्ट, सॉरी आरएनए डिटेक्ट करेंगे। आरएनए डिटेक्ट करेंगे मींस राइबोन्यूक्लियस, हाँ राइबोन्यूक्लियस डिटेक्ट करेंगे नॉर्दर्न ब्लॉटिंग टेस्ट से। और भी कुछ है, डिसीज को देखेंगे तो कैंसर इसके थ्रू डिटेक्ट किया जा सकता है। कैंसर हम इसके थ्रू डिटेक्ट कर सकते हैं, तो बहुत बड़ी बात है। और कैंसर का क्या, जीन डिटेक्ट कर सकते हैं। वी कैन डिटेक्ट द जीन ऑफ द कैंसर। तो कैंसर के भी जीन दो तरीके के होते हैं। कैसा, एक आपके पास अलग है और दूसरा आपके पास अलग है। तो देख लेंगे जरा किस तरीके से काम करेंगे। तो ये दो पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। ठीक, पहले आप समझ लें कि अगर हम आपसे कहें कि कैंसर है तो कैंसर होता क्या है। फर्स्ट, द स्टडी ऑफ कैंसर, अगर आप कैंसर का स्टडी की बात करेंगे, व्हाट इज द स्टडी ऑफ कैंसर, दिस इज द ऑन्कोलॉजी, वेरी इंपॉर्टेंट टर्म, एक नंबर में इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल है, और जनरल साइंस में पूछी जा सकती है। चलिए, चाय लेना भी बहुत जरूरी है। तो कैंसर क्या है, कैंसर मतलब स्टडी ऑफ द कैंसर इज कॉल्ड द ऑन्कोलॉजी। यहां ऑन्को वर्ड ही जीन होता है। हम कहें कि आपसे जीन कौन है, कौन रेस्पॉन्सिबल जीन होता है, तो हम कहेंगे जीन इसका रिस्पॉन्सिबल होगा जो कैंसर क्रिएट करता है। जीन इज रेस्पॉन्सिबल फॉर क्रिएटिंग ऑफ द कैंसर इन द पेशेंट। तो उसे हम क्या कहेंगे, एक आपके पास है, एक आपके पास ऑनको जीन, और सेकेंड वन यू हैव द ट्यूमर सप्रेसर, स्पेलिंग को तो हम गलत करेंगे ही नहीं, सप्रेसर,
स्पेलिंग देख लेंगे, SUPPRESSOR, ट्यूमर सप्रेसर जीन, ट्यूमर सप्रेसर जीन। अभी तो हमने नाम लिख दिया, लेकिन अब इसके बारे में थोड़ा डिटेल देने वाले हैं। तो देखिए, जब हम बात करते हैं आपके सामने आरएनए डिटेक्ट करना है, तो आरएनए से प्रोटीन बनता है, तो बस केवल आरएनए डिटेक्ट कर ले। इससे यह भी पता चलता है कि आरएनए कहीं ना कहीं रिस्पॉन्सिबल है कैंसर क्रिएट करने के लिए। तो एक क्वेश्चन तो यहां आ जाता है, तो यहां आप ऐड कर सकते हैं कि कैंसर आरएनए के थ्रू होता है, बाई आरएनए। कैंसर कैसा होगा? बाई आरएनए होगा। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाती है, बहुत से पॉइंट्स देखिए अपना आप इसमें निकल रहे हैं। तो कैंसर आरएनए से होगा, और कैंसर के स्टडी को ऑन्कोलॉजी कहेंगे। जीन इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं कैंसर के लिए, ऑन्कोजीन और ट्यूमर सप्रेसर और जीन। कैंसर को अगर नॉर्मल लैंग्वेज में समझना हो तो क्या कहेंगे? कैंसर को नॉर्मल लैंग्वेज में समझना है तो डेफिनेशन हम इसकी दे सकते हैं। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ कैंसर? देखिए, नंबर ऑफ सेल इंक्रीमेंट इन स्पेसिफिक ऑर्गन और सेक्शन। किसी पर्टिकुलर आपकी बॉडी है, मान लीजिए आपकी पूरी बॉडी में, लीवर में नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीज हो रहे हैं, तो उसे कैंसर कहा जाएगा। आपकी ब्लड में, मैंने कहा ना कि या तो होगा ऑर्गन या होगा सेक्शन। जैसे मान लीजिए ब्लड है, तो यहां लिख लिए हम, मान लीजिए सेक्शन में आपने कहा कि ब्लड है, तो किसी की बॉडी के ब्लड में अगर नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीज हो रहा है, जैसे ब्लड में तो कई सेल्स है ना, जैसे आरबीसी या डब्ल्यूबीसी या प्लेट और लेट्स। मोस्टली कौन सा कैंसर होता है? आरबीसी से रिलेट करता है। तो आरबीसी क्या है? जैसे जैसे बढ़ेंगी तो आपको ब्लड कैंसर होगा। तो ब्लड कैंसर कब होता है? जब आरबीसी बहुत ज्यादा मात्रा में बढ़ जाती है या डब्ल्यूबीसी बहुत ज्यादा मात्रा में बढ़ जाती है। तो सेल्स का बहुत ज्यादा मात्रा में बढ़ जाना भी, क्योंकि इनकी एक एवरेज होती है 4.5 मिलियन पर मिलीमीटर क्यूब, इसको समझ लें। आरबीसी है, आरबीसी की अपनी एक रेंज है, ये 4.5 से और 5.5 मिलियन पर, यही लिख देंगे, मिलीमीटर क्यूब। मतलब इतने से हिस्से में लगभग 4.5 से 5.5 होनी चाहिए। मेल के अंदर 5.5 और फीमेल के अंदर 4.5। ये इसकी कंपैरिजन है। बच्चे में थोड़ी ज्यादा होती है क्योंकि ग्रोथ लेवल बहुत ज्यादा होता है, 6.5 तक होती है। तो आरबीसी इतना हो, लेकिन अगर आरबीसी मान लीजिए 10 पॉइंट हो गया या 6, 7, 8, 9 हो गया, तो ऐसी कंडीशन में क्या कैंसर होगा? तो आप उसे ब्लड कैंसर कहेंगे। तो ब्लड कैंसर सीधे कहां होगा? आपकी आरबीसी में होगा। अगर व्हाइट में हो जाए, हालांकि व्हाइट में बहुत मतलब पॉसिबल है ही नहीं, बिकॉज आरबीसी बढ़ेगा तो डब्ल्यूबीसी अपने आप घट जाता है। रेशो होता है इसका पर्टिकुलर। जैसे मान लीजिए आपके पास है आरबीसी और रेशो डब्ल्यूबीसी। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। 600 आरबीसी और 1 डब्ल्यूबीसी, ये इनका रेशो क्वेश्चन पूछा गया है। व्हाट इज द मेन रेशो बिटवीन द आरबीसी एंड द डब्ल्यूबीसी? 600 और 1। सिंगल आरबीसी 600, सिंगल डब्ल्यूबीसी 600 आरबीसी को कंडक्ट करता है, या कहीं कि उसको सेव करता है, उसको प्रिकॉशन देता है। तो इसका गार्ड है, डब्ल्यूबीसी गार्ड होता है आरबीसी का। फिर समझ लें, कैंसर नंबर ऑफ सेल इंक्रीज पर्टिकुलर ऑर्गन में या पर्टिकुलर स्पेसिफिक एरिया में या पर्टिकुलर स्पेसिफिक सेक्शन में। तो जैसे आपके ब्लड में इंक्रीज हो जाए, तो जहां होगा वहीं कैंसर होगा। मान लीजिए लिवर कैंसर, ब्रेन कैंसर, और आपका आई कैंसर, टंग कैंसर, ओरल कैंसर, स्टमक कैंसर, इंटेस्टाइन कैंसर, एनस कैंसर, कोई भी कैंसर हो सकता है। ये नंबर ऑफ कैंसर के सिम्टम्स हैं। लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट बात, नॉर्दर्न ब्लॉटिंग टेस्ट में आरएनए डिटेक्ट किया जाता है, कैंसर डिटेक्ट कर सकते हैं। तो पहले हम समझ लें कि नॉर्दर्न ब्लॉटिंग टेस्ट वास्तव में काम कैसे करता है, इसको समझेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए यहां पर लेकिन एक बात समझ लें, उसके अकॉर्डिंग ही आपको समझ में आने वाला है कि आपको करना क्या है, नहीं तो आप मिक्सअप कर जाते हैं। मिक्सअप करने से दिक्कत हो जाएगा। हम अभी तक ये पढ़ते आए हैं कि हमारे पास डीएनए होता है, और डीएनए से जब हम काट लेते हैं तो हमारे पास डीएनए से मान लीजिए रिस्ट्रिक्शन एंजाइम यूज किया और कट कर लें अगर डीएनए को, तो हमारे पास जीन आ जाता है। तो वी गेट द जीन, और जीन में हम देखते हैं कि ये आरएनए बनाता है, आरएनए कह दें या एमआरएनए कह दें। और देन उसके बाद सेक्शन चलता है प्रोटीन का, और प्रोटीन अपना एक्सप्रेशन देगा। प्रोटीन अपना एक्सप्रेशन देगा। एक्सप्रेशन वही है कि सिम्टम्स देगा, सिम्टम्स देता है, और एक तो सिम्टम देगा और दूसरा क्या होगा कि आपको आउटपुट देगा। आउटपुट कैसा कि बॉडी में क्या होना है, कौन सा सेक्शन में क्या काम है, वो तो देगा, इसका काम करेगा। ये इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको देख लेंगे। डीएनए से बना जीन और जीन से बना एमआरएनए, एमआरएनए से बना प्रोटीन। आप बस आरएनए दिमाग में रखें, ये हमें डिटेक्ट करना है। लेकिन उसको डिटेक्ट करने के लिए आपके पास इतना सेक्शन आना चाहिए। तो आरएनए डिटेक्ट करने के लिए इतने हिस्से पर आपको डील करना पड़ेगा। इस प्रोसेस को ही कहा जाता है क्या? नॉर्दर्न ब्लॉटिंग टेस्ट। तो आपको आरएनए ही डिटेक्ट करना है। देखिए कैसे करेंगे।
इतना पता है तो आरएनए पर जाएं, अदरवाइज आरएनए डिटेक्ट करने की कोई आपको मतलब कोई समझदारी के काम नहीं कर रहे हैं। कैसे करेंगे देखिए, यहाँ आपको आरएनए डिटेक्ट करना है, तो आरएनए डिटेक्ट करने के लिए आप क्या करें, मान लीजिए आपके पास क्या है, आपके पास है डीएनए, आपके पास क्या है डीएनए, और डीएनए क्या आपके पास अमाउंट है, डीएनए का एक पर्टिकुलर आपके पास अमाउंट है, और डीएनए के इस अमाउंट से हम क्या करेंगे, डीएनए हमारे पास है और डीएनए से हम क्या करते हैं, डीएनए क्या करता है, डीएनए फॉर्मेशन करता है। अभी पढ़ा ना आपने, डीएनए का काम है फॉर्मेशन करना, डीएनए का काम है फॉर्मेशन करना। फॉर्मेशन किसका करता है, हमारे न्यूक्लिक एसिड के साथ हमारी अलग अलग सीक्वेंस देता है, लेकिन डीएनए से कट कर लें, इस फॉर्मेशन को हमें बंद कर देना है। इस फॉर्मेशन को बंद कर हमें क्या करना है, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम यूज करें और यहां से जीन निकाल लें। निकाल लिया आपने जीन निकाल लें। जीन क्या होता है, मान लीजिए डीएनए है, मान लीजिए ये डीएनए है, तो डीएनए का इतना हिस्सा निकाल लें, आपने निकाल लिया, इसे ही आप कह देंगे, इसे आप कह देंगे जीन। डन। तो यहां से जब जीन निकाल लेंगे तो जीन का काम क्या है, जीन का काम होता है, फिर वही आ गया फॉर्मेशन, फॉर्मेशन करना। अभी पढ़ा था ना आपने, फॉर्मेशन किसका करेगा, आरएनए का करता है। किसका करेगा, आरएनए। तो हमने आरएनए निकाल लिया, इसे आरएनए को निकाल लें। ये हमारे पास क्या है, डिजायर्ड आरएनए है। आपको इस आरएनए को ही समझना है और यही आरएनए आपको डिटेक्ट करना है। हम समझते हैं कि लास्ट मंथ अभी पेपर पर देखा था कि आरएनए का काम होता है प्रोटीन और प्रोटीन का एक्सप्रेशन, मतलब कहीं ना कहीं आप आरएनए ही डिटेक्ट कर रहे हैं और आरएनए के साथ जो प्रोटीन बनेगा वो अपने आप डिटेक्ट हो जाता है, लेकिन उसके लिए अलग टेक्निक भी है। बट आरएनए यहाँ डिटेक्ट करना है, हमें कैंसर समझना है, ये बात समझ लें। तो डीएनए लेना पड़ेगा ना पहले, तो डीएनए का काम होता है फॉर्मेशन, जीन, और जीन से क्या बनते हैं, आरएनए। जीन से बनते हैं आरएनए, जीन अपने आप आरएनए बना लेता है। तो जीन क्या करते हैं, एमआरएनए बनाएगा। हमें इस आरएनए को ही डिटेक्ट करना है, उसे हम बोलते हैं नॉर्दर्न ब्लॉटिंग टेस्ट। कैसे करेंगे इसे समझ लेंगे। मेरे पास जब आरएनए होता है तो मुझे फिगर इसकी ऐसी दिखती है। आपने देखा होगा ना कि डीएनए डबल हेलिक्स होता है, लेकिन आरएनए सिंगल हेलिक्स होगा। तो सिंगल हेलिक्स को पहले क्या करें, इस कंप्लीट आरएनए को आप सिंगल में कन्वर्ट कर लें। सिंगल में कैसे कन्वर्ट कर लेंगे, मान लीजिए पर्टिकुलर आपके पास क्या है, आरएनए है, ऐसे इसको बीच में से काट लें, तो डीनेचुरेशन करेंगे, तो वही आ गया आपके पास डीनेचुरेशन। लेकिन डीनेचुरेशन करने से पहले आपको इसे उठाकर किसी पर्टिकुलर एगरोस जेल में डालना पड़ेगा। वही प्रोसेस दोबारा आपके सामने है, अगेन सेम प्रोसेस यू हैव। हमने ये लिखकर इसलिए काटा जिसके आपको पता चले कि पहले क्या करना है। तो यहाँ क्या करेंगे, आप यहाँ पर वही लेंगे, एक पर्टिकुलर ट्रे लेंगे, और अभी पिछला वाला चीज के अकॉर्डिंग आप समझ सकते हैं, पर्टिकुलर ट्रे है और यहाँ पर सेम बेटा रखेंगे, क्या लेंगे, एगरोस जेल, एगरोस जेल। स्पेलिंग को जरूर देख लें, एगारोस बोलते हैं, वैसे लोग बोलते हैं इसको एगरोस, तो एगरोस गलत है, एगारोस बोलना चाहिए, एगारोस जेल। और इलेक्ट्रोफोरेसिस, वही प्रोसेस इलेक्ट्रोफोरेसिस, यहां पर आप इलेक्ट्रोफोरेसिस कर लेंगे, एगरोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। लेकिन मान लीजिए यहां पर आपका ये आरएनए पेस्ट हो जाता है, ठीक है। आप इस पर्टिकुलर ट्रे को उठाकर एक सॉल्यूशन में डालें जिससे कि आरएनए के दो हिस्से हो जाए, या कहें आरएनए का जो सिंगल हेलिक्स है वो बीच में से कटे और सिंपल फॉर्म आ जाए, ठीक है। तो कर लेंगे, इसे हम क्या कर देंगे, डिप कर लेंगे, डिप्ड इन फॉर्मेल्डिहाइड, फॉर्मेल्डिहाइड, वेरी इंपॉर्टेंट। यहां से क्वेश्चन बन गया आपका कि कहां डिप करेंगे, फॉर्मेल्डिहाइड, क्या, फॉर्मेल्डिहाइड सॉल्यूशन विद डिप ऑफ दिस वन, स्पेशली द फॉर्मेल्डिहाइड, स्पेलिंग देख लेंगे, फॉर्मेल्डिहाइड सॉल्यूशन। तो फॉर्मेल्डिहाइड सॉल्यूशन में आपने डाल दिया। जैसे ही फॉर्मेल्डिहाइड सॉल्यूशन में किसको डालते हैं, आरएनए को, तो इस ट्रे पर लगा आरएनए अपने आप दो पीसीस में क्लियर हो जाता है। तो ये मान लीजिए ट्रे है और इस ट्रे के अंदर जो आरएनए होंगे वो ऐसे हो जाएंगे। अब पहले कैसे थे, पहले देखने में कैसे थे, ऐसे, अभी कैसे हो जाएंगे, ऐसे और फिर ऐसे। तो दो सेपरेशन इसका हो जाता है। तो इस बात को याद रखें कि सेपरेशन जरूर कर लें इस बात का। तो यहां से सिंगल स्ट्रैंड होने वाला है, दिस वन इज अ सिंगल स्ट्रैंड यू हैव। तो ये आपके पास सिंगल स्ट्रैंड आरएनए है। अब इस आरएनए को कैसे आपने डिवाइड किया है, बाय द हेल्प ऑफ द फॉर्मेल्डिहाइड सॉल्यूशन। इतना बात समझ में आ गया। सेम प्रोसेस वही है, टेक्निक कर लें, इसको उठाएं, इस पूरी ट्रे को उठाना है एज इट इज और बफर वाले सॉल्यूशन में डाल देना। अब ये हमें पढ़ाने की जरूरत है नहीं, इसलिए हमने फर्स्ट वाली टेक्निक में बहुत ज्यादा आपसे काम कराया। इसे आप क्या कहेंगे, रिपीट कर लें एक बार बेटा, इसे आप कहेंगे बफर टैंक, और सॉल्यूशन क्या लेंगे, बफर सॉल्यूशन।
सेम प्रोसेस तो वही रहेगा, बफर सॉल्यूशन, ये आपने बफर सॉल्यूशन ले लिया। अब बफर सॉल्यूशन में क्या लिया आपने, यहां पर आप सेम प्रोसेस लेंगे, स्पॉन्ज, यहां लेंगे आप स्पॉन्ज, ले लिया आपने स्पॉन्ज। स्पॉन्ज के ऊपर ये ट्रे उठाकर रख लिया, ये ट्रे हो गया आपके पास, इस पर आरएनए ऑलरेडी पेस्टेड है। इसके ऊपर क्या लेंगे, इसके ऊपर लेंगे वही, ये आपका क्या है, एग्रोस जेल वाला है, एगारोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस वाली ट्रे आप उठाएं, यहां रख ले। इसके ठीक ऊपर देखेंगे तो आपके पास क्या है, नायलॉन मेम्ब्रेन, नायलॉन और मेम्ब्रेन, ठीक है। या आप ले सकते हैं नाइट्रोसेल्यूलोस, नाइट्रो और सेल्यूलोस, नाइट्रोसेल्यूलोस की मेम्ब्रेन भी ले सकते हैं। इसके ऊपर उठाएं और इस तरीके से 2 फिल्टर पेपर रख दें, 2 या 3 भी रख सकते हैं फिल्टर पेपर। आप यहाँ फिल्टर पेपर रख देंगे और ठीक इसके ऊपर आपसे हमने बताया था कि यहाँ पर आप वेट रख देंगे, क्या रख देंगे, वेट रख देंगे। आप यहाँ पर आपने उठाया और वेट रख दिया। यदि ये प्रोसेस आपको आता है, इफ यू आर अवेयर अबाउट द दिस टेक्निक, बहुत आसानी से काम कर लेंगे। अब वही होगा कि इसके अंदर जो सॉल्यूशन है, इसके अंदर जो सॉल्यूशन है, यही सॉल्यूशन क्या कर देगा, ये सॉल्यूशन स्पॉन्ज इसको एब्जॉर्ब कर लेती है और इस ट्रे के ऊपर आरएनए आ जाता है। इस ट्रे के ऊपर जब दबाव देंगे तो ट्रे के ऊपर तो पहले आ गया, दबाव देंगे तो इस पर्टिकुलर मेम्ब्रेन पर आकर ये चिपक जाता है। नीचे से उठाया सॉल्यूशन पर आ गया, सॉल्यूशन से स्पॉन्ज और स्पॉन्ज से ऊपर जेल पर है। अब वो थोड़ा ऊपर बहकर आ जाएगा, पानी भरेंगे तो ऊपर आ जाएगा ना, ऊपर आ जाएगा। ऊपर आने का मतलब क्या है कि ऊपर से दबाव देंगे तो जो नायलॉन की मेम्ब्रेन है, ये नायलॉन की मेम्ब्रेन है, इस नायलॉन की मेम्ब्रेन पर आकर पेस्ट हो जाता है। इस पर्टिकुलर नायलॉन मेम्ब्रेन को बाहर निकाल लें, ये आपके पास नायलॉन की मेम्ब्रेन है और इस पर आरएनए इस समय पेस्टेड है। बस में आ गया। इस पेस्टेड को वही प्रोसेस फॉलो अप करना है जो आपने इससे पहले किया था, डायरेक्टली वही सेक्शन है और कुछ नहीं है। क्या करें, देखिए इसे उठाएं, क्या करेंगे अब, इसे उठाकर आप क्या देंगे, या तो हीट देंगे या आप यूवी रेज देंगे, ठीक है, वही आपको याद आ रहा होगा। उसके बाद इसे उठाएं और पर्टिकुलर एक और टैंक में ऐड कर दें। यहां पर थोड़ा डिफरेंस क्या आया है, थोड़ा डिफरेंस इतने हिस्से में आया है, इतने ही, और स्टार्टिंग में डिफरेंस है, बहुत डिफरेंस आ जाता है बेटा। इसमें देखें कि इस पर्टिकुलर शीट को उठाएं, यहां पर वही रहेगा प्रॉब और मेम्ब्रेन। तो आपके पास यहां क्या है, प्रॉब है और ये क्या है, दिस वन यू हैव द मेम्ब्रेन। मेम्ब्रेन वही रहेगी, कौन सी मेम्ब्रेन है, ओलिगोसैकेराइड मेम्ब्रेन यू हैव एंड दिस इज अ प्रॉब। प्रॉब का मतलब क्या होगा, नाइट्रोजिनस बेस सीक्वेंस ATGC। ये प्रॉब में क्या होगा, कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं। कैसा होगा, कॉम्प्लीमेंट्री। अब आप खुद सोच कर देखें जरा एक बार, अगर आपके पास ऐसा आरएनए हो, अगर आपके पास ऐसा आरएनए हो या है, जैसे मान लीजिए यहां पर क्या है, यहां पर ये आरएनए सिंगल स्ट्रैंडेड है, ये तो इस तरीके से यहां पर इसके टीथ है और यहां पर इसके पास नाइट्रोजन बेस सीक्वेंस है ATGC, यहां पर भी है AT और GC। अब इनको खुद ब खुद उठकर यहां पेस्ट हो जाना है। कैसे, हम इसको इस पर्टिकुलर शीट को इसमें डालेंगे और इसके अंदर जो पर्टिकुलर प्रॉब है, वो प्रॉब और ये पर्टिकुलर शीट का जो आरएनए है से पेस्ट हो जाता है। अगर ये पेस्ट होगा तो गौर कीजिएगा, ये प्रॉब और प्लस डिजायर्ड आरएनए, आरएनए कैसा है आपके पास, डिजायर्ड आरएनए एक साथ मिल जाने वाले हैं और मिलने के बाद कैसे दिखेंगे, जैसे मान लीजिए ये वाला है, तो ये आप इसको कलर चेंज करेंगे, कलर चेंज करने से आपको ना इजी हो जाएगा। ये आरएनए आ गया, तो यही आरएनए है और इसके टीथ है, ये आपके पास इसके टीथ हो जाते हैं, ठीक। और इसको आपने क्या कहा, ATGC और ATGC ऐसा। और ये प्रॉब उठा लें तो प्रॉब ये रही आपकी, दिस वन प्रॉब यू हैव, ये प्रॉब है और इसमें भी क्या है, ऐसे टीथ है, नाइट्रोजन बेस सीक्वेंस। ये क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री होगा। A है तो क्या होगा, T है तो क्या होगा, G है तो क्या होगा, T, C है तो क्या होगा, ATGC, G, और A के साथ T के साथ A, तो ये कॉम्प्लीमेंट्री होंगे। जो है उसका उल्टा होगा, उल्टा केवल ऐसे ही होता है, जैसे याद रखेंगे A के साथ हमेशा T रहेगा और G के साथ हमेशा C रहेगा, तो एक दूसरे से उल्टा रहेंगे। T है तो A आएगा, A है तो T आएगा, G है तो C आएगा, C है तो G आएगा, उल्टा हो जाता है। अब देखिए, गौर कीजिए, कहीं ना कहीं आप देख पा रहे हैं कि ये आरएनए का ये पीस और नीचे प्रॉब दोनों मिलकर डबल हेलिक्स हो जाते हैं। इस डबल हेलिक्स को ही तो डीएनए कहेंगे, इसे ही तो डीएनए कहेंगे। अब आपको पता चला कि ये आरएनए का जीन और जो हमने प्रॉब लगाई उसका जीन अगर सेम हो जाते हैं तो सामने वाले पर्सन में कैंसर है, सामने वाले पर्सन में कैंसर से हम बायोप्सी कराते हैं
तो बायोप्सी में क्या, एक छोटा सा पीस काट लेंगे हम, छोटा सा पीस हम जो है उसको सर्जरी कर लेते हैं। सर्जरी में क्या कर, मान लीजिए हाथ में किसी के कैंसर है, यहाँ से बायोप्सी करा, उसका छोटा सा पीस ऑफ द मसल ले लिया, उसमें हमने सेल से आरएनए निकाल लिया। आरएनए निकाल ले, उस आरएनए को ऐसे ऐसे करें, एग्रूज जेल ये ऐसे करके करें, और इसमें फिर बफर सॉल्यूशन प्रोसेस। प्रॉब मार्केट में भी मिलती है या फिर आप बना ले में बहुत समय लगेगा, लेकिन अगर बाहर से ले आएंगे तो थोड़ी कॉस्टली होती है। उठाकर इसके साथ पेस्ट कर दें तो आपको ये पता चलेगा कि पर्टिकुलर जो आपके पास है प्रॉब और ये जो आपके पास आरएनए है, दोनों अगर मिल जाते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री के रूप में मिल जाते हैं, तो कंफर्म हो जाता है कि सामने वाले पर्सन में ही सफरिंग टू द डिसीज एंड द डिसीज नेम इज अ कैंसर। डिसीज नेम इज अ कैंसर। लेकिन यहां आपको डिटेक्ट कर लेंगे, यहां वही प्रोसेस है बेटा, आपको डिटेक्ट करना है, डिटेक्ट कर ले। डिटेक्ट कैसे करेंगे, रेडियोग्राफी से डिटेक्ट करते हैं, हाईलाइट होकर वो अलग विजुअलाइज दिखाई देता है। ये समझ में आ गया, ठीक है। लेकिन एक बात इंपॉर्टेंट है, जब हम बात करते हैं ना कैंसर की, व्हेन वी डिस्कस अबाउट द कैंसर, तो कैंसर में हमने जैसे बताया कि यू हैव टू टाइप ऑफ द जीन विच कैन क्रिएट इजीली ऑफ कैंसर। फर्स्ट वन इज ऑन्कोजीन। ऑन्कोजीन क्या है, ऑन्कोजीन आरएनए ज्यादा, ऑन्कोजीन ज्यादा आरएनए वाला होता है, ज्यादा आरएनए वाला होता है। अगर ज्यादा आरएनए होगा तो क्या करेगा, मोर एक्सप्रेस करेगा अपने आप, हाँ अपने को ज्यादा एक्सप्रेस करता है, तो मतलब ज्यादा प्रोटीन सेक्शन बना लेगा। मतलब क्या होगा इसका, ये सब आगे चल रहा है, ये सब आगे है, ये सब मतलब ऐसा प्रोसेस में ऑन्कोजीन है तो आरएनए ज्यादा होगा तो मोर एक्सप्रेशन होगा तो प्रोटीन ज्यादा होंगे, प्रोटीन भी ज्यादा होगा, ये कहना चाह रहा है। मतलब कैंसर ऑन्कोजीन से जल्दी होता है और ज्यादा होता है। सेकंड में देख ले, सेकंड यू हैव द ट्यूमर सप्रेसर और जीन। ट्यूमर सप्रेसर जीन की अपनी क्वालिटी है कि इसमें आरएनए हमेशा कम फॉर्म होता है, कम बनता है, और सेकंड पॉइंट आरएनए कम होगा तो लेस क्या होंगे, लेस एक्सप्रेशन होगा, लेस एक्सप्रेस करेगा, लेस एक्सप्रेशन करेगा तो प्रोटीन भी कम ही फॉर्मेट होगा। तो हमें किस पर ज्यादा कैलकुलेट करना है, ऑन्कोजीन पर ज्यादा करना है। मतलब ये होगा कि कैंसर कैन बी विद द प्रेजेंस या इन द प्रेजेंस ऑफ जस्ट ओनली आरएनए, एंड दिस आरएनए कैन बी in maximum level and in lower level also. If this one in maximum level, so we are going to justify oncogene. If this one is in less amount, so we are going to justify of tumor suppressor or gene. So which one is very dangerous? We will say the oncogene is very dangerous because this one can create maximum protein expression। ज्यादा कंडीशन में नंबर ऑफ सेल्स बनाने की इसमें कंडीशन होगी, तो इस तरीके से काम करेगा। इसे हमने क्या कहा, दिस इज कॉल्ड द नॉर्दर्न ब्लॉटिंग टेस्ट। तो नॉर्दर्न ब्लॉटिंग टेस्ट आपने कर लिया, ठीक है। अब अपने पॉइंट पर आते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट। हमने कहा था कि आपके पास जो है, आपके पास कितनी टेक्निक है, आपके पास कई टेक्निक है, साउदर्न और नॉर्दर्न ब्लॉटिंग टेस्ट, तो दो हो जाती हैं। अब वेस्टर्न ब्लॉटिंग टेस्ट और इम्यूनो ब्लॉटिंग टेस्ट है। अगर आप इम्यूनो ब्लॉटिंग टेस्ट पहले कर लें और उसके बाद वेस्टर्न ब्लॉटिंग टेस्ट करें तो समझ लीजिए आप बहुत ही आसानी से समझ लेंगे। चलिए, तो पहले मैं क्या करूं, वेस्टर्न ब्लॉटिंग टेस्ट बताऊं। इसका कारण क्या है, जैसे हम बता देंगे तो आपको समझ में आ जाएगा क्या है इम्यूनो ब्लॉटिंग टेस्ट। एक्चुअल में 4th नंबर है, लेकिन बात किसकी करेंगे, 3rd नंबर पर काम करेंगे। तो दिस इज द इम्यूनो ब्लॉटिंग, थोड़ा सा गैप लेकर लिखेंगे, बहुत पास लिखा हुआ है। दिस इज अ इम्यूनो और ब्लॉटिंग टेस्ट। सो व्हाट इज अ इम्यूनो ब्लॉटिंग टेस्ट? तो इम्यूनो ब्लॉटिंग टेस्ट मीन्स ELISA टेस्ट। So what is the ELISA test? ELISA टेस्ट क्या है? ELISA टेस्ट देख लें। ELISA टेस्ट को ही आपको मेनली समझना है। ELISA टेस्ट देखेंगे, ELISA टेस्ट फुल फॉर्म देख लें इसकी क्या है, एंजाइम, E for enzyme, L for link,
L फॉर लिंक्ड मतलब किसी से जुड़ जाना, एंजाइम लिंक्ड एंजाइम का जुड़ जाना, और इम्यूनो एस सॉर्बेंट, इम्यूनोसॉर्बेंट स्पेलिंग देख लेंगे, सॉर्बेंट एस से। ये वो वाला ऐसे नहीं है जब आप काउ एस से लिखते हैं या मीन्स में एस से लिखते हैं, वो ऐसे नहीं है, एस से है, एस से नहीं है, एस से है, तो दो फर्क हो जाएगा। देयर इज अनदर नेम ऑफ द ELISA test. The another name is ELISA test is like EIA test. The another name of the ELISA test is EIA. According to this one, we can give the full form of this one: enzyme immuno और essay. हो सकता है कि आपसे EIA पूछ ले, तो EIA भी ELISA टेस्ट ही होता, दोनों सेम है। एक बार नाउ इन्वेंटेड बाय ईवा एंग, देखिए नाम बहुत टिपिकल है इसका, ईवा एंग वाल, एक ईवा एंग वाल, एंड देयर इज 2 साइंटिस्ट. First is Eva Engvall and second is Peter Perlman. There are 2 scientists. So invented by Eva Engvall and Peter Perlman in 1971. In 1971 आपको याद रखना है ELISA टेस्ट क्यों यूज करते हैं. देखिएगा, ELISA टेस्ट इज यूज्ड फॉर बैक्टीरियल कॉमा एंड वायरल, बैक्टीरियल एंड वायरल डिसीज, मेनली फॉर वायरल डिसीज. दैट इज एन एग्जाम्पल वी हैव HIV. अगर आपसे पूछ लें कि वाई यू आर यूजिंग द ELISA टेस्ट या इम्यूनोब्लॉटिंग टेस्ट, एज वी नो बोथ आर सेम, अकॉर्डिंग टू द नेम देयर इज मिनिमम और द वेरी मिनिमम डिफरेंस, वो हम आपको बता देंगे. HIV ह्यूमन इम्यूनो, लिख लिया इसको, ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी एंड वायरस. दिस इज द ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस. एड्स वायरस, एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम, इसे बताने वाले हैं. लेकिन याद रखें ELISA टेस्ट और EIA टेस्ट या इम्यूनोब्लॉटिंग टेस्ट इज वेरी यूजफुल फॉर डिटेक्टिंग HIV और द वायरल डिसीज और द बैक्टीरियल डिसीज. मेनली वी यूज ELISA टेस्ट फॉर द वायरस डिटेक्टिंग और द वायरल डिसीज डिटेक्टिंग. ठीक, डन. HIV इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दिस वन. अभी देख ले, हम HIV को डिटेक्ट करने जा रहे हैं कि पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, लेकिन फिर वही बात, लेकिन हमेशा रहता है कि आप जब बात करेंगे HIV को लेकर, तो HIV के बारे में माइनर सा एक इंफॉर्मेशन ले लें, बिकॉज HIV में प्रोटीन बार बार आने वाला है. देख लें, HIV क्या है? HIV वायरस होता है. HIV इज अ वायरस, और इसे हम क्या बोलते हैं? ह्यूमन. अभी लिखा था ना, ह्यूमन इम्यूनो. आप लिखने में बिल्कुल भी लीजीनेस ना दिखाएं, लिखें, अगर बार बार आता तो लिखें जरूर. ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी and virus. So this is the name of virus, and related to retrovirus family. रेट्रोवायरस फैमिली से रिलेट करता है. रिलेटेड टू रेट्रोवायरस फैमिली. आप याद रखेंगे HIV रेट्रोवायरस फैमिली से है, लेकिन हम इसमें क्या यूज करते हैं? एड्स बोलते हैं. पहले एड्स आता है, उसके बाद HIV, उसके बाद रेट्रोवायरस फैमिली. तो एक दूसरे से लिंक है. एक्वायर्ड इम्यूनो और डेफिशिएंसी